पल पल न्यूज से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम, और इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के अध्यक्ष नाविद हमीद साहब। नाविद हमीद साहब से मैं जानना चाहूंगा, सर, जफरुल इस्लाम साहब के एक ट्वीट से पूरा बवाल मचा दिया गया और नौबत ये आ गई कि उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया है। किस तरीके से देखते हैं सर इन चीजों को आप? देखिए, जफरुल इस्लाम साहब के ऊपर जो ये पूरे कार्रवाई हुई है, ये गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है, और ये मुसलमानों के ऊपर निशाना लगाने की कोशिश है। जब से मुल्क के अंदर कोविड-19 का क्राइसिस क्रिएट हुआ है, आप जानते हैं पूरी दुनिया से हिंदुस्तान के अंदर आया है, मुख्तलिफ ममालिक के लोग आया। एक बड़ी अहम बात हमें समझने की जरूरत है कि ये जो मुसलमानों के टारगेट करने का जो सिलसिला है, ये पिछले 7-8 साल से बराबर जारी है। कोरोना की वजह से जो हम समझते हैं वो ये लगा कि जो फासीवादी ताकतें इस मुल्क के अंदर हैं, जो बराबर मुसलमानों को टारगेट करती रहती हैं, उनको ये लगा कि कोरोना में वो जो उनका तसलसल है मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने का, वो टूट ना जाए। उस तसलसल को बनाए रखने के लिए उन्होंने तबलीगी जमात को ढूंढा और मुसलमानों को टारगेट किया। उन्होंने एंटी-सीए प्रोटेस्ट में जो बड़े अहम लोग आगे नाम निकल के आए थे और लीड ली थी, और उन्होंने पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशन को, मुल्क के आईन को बचाने के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था, एक बिल्कुल पुरअमन प्रोटेस्ट किया था, उनको पकड़ धकड़ करने की शुरुआत करी। और उसमें आप जानते हैं कि मासूमों को किस तरीके से यूएपीए के अंदर बंद किया जा रहा है। एक पीएचडी की तालिब इल्म को जो प्रेग्नेंट है, उसके खिलाफ किस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश कर रही जी। तो ये जफरुल इस्लाम उसी कैंपेन की एक कड़ी है, ये हमें समझने की जरूरत है। जफरुल इस्लाम नहीं होंगे, कल को कोई दूसरा होगा, कोई तीसरा होगा। तो जफरुल इस्लाम ने जो ट्वीट किया, वो उस ट्वीट के अंदर मैंने पहले ही दिन कहा था, टाइम्स नाउ पर के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था, उसमें भी कहा था कि सेडिएशन का, बगावत का मुकदमा कोर्ट पुलिस के मुंह पे उठाकर फेंकेगी। उसकी वजह ये है कि सेडिएशन के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट की 6 जजमेंट हैं, जिसका लुब्बे-लुबाब ये है कि अगर किसी के वक्तव्य से, स्टेटमेंट से वो कोरेट करता है वायलेंस की तरफ, तो सेडिएशन लगता है। तो यहाँ उन्होंने ऐसी बात क्या कही है? उन्होंने तो ये नहीं कहा कि अलमे बगावत बुलंद कर दीजिए। उनकी अपनी एक राय है, राय से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन सेडिएशन का मतलब क्या हो गया उसका? तो 124 ए तो कोर्ट में गिर जाएगी। 124 ए जो लगाई गई है, वो मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करने के लिए लगाई गई है कि मुसलमानों का, अगर एक जिम्मेदार आदमी जो एक जिम्मेदार ओहदे पर बैठा है, अगर वो ये कह रहा है और वो सेडिएशन उस पे लगा रहे हैं, तो वो पूरे मुसलमानों को दायरे में खड़ा कर रहे हैं शक-व-शुबहात। रही 153 की बात, 153 में आप जानते हैं उसमें ऐसी क्या बात है? अरे भाई, जिन लोगों ने दिल्ली में फिसादात कराए, आप जानते हैं कि एक यूनियन मिनिस्टर ने किस तरह माहौल बनाया, अनुराग ठाकुर ने। एक एमपी ने, परवेश वर्मा ने कैसे यहाँ माहौल बनाया, कपिल मिश्रा ने कैसे यहाँ पे माहौल बनाया। एक लंबी फहरिस्त है। और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पे आके जनसभाओं में, इलेक्शन में क्या कहा था। उन सब से वायलेंस दिल्ली में हुआ, उस वायलेंस की नाकामी को छुपाने के लिए
ये तबलीगी जमात को भी ढूंढेंगे, ये सफुल इस्लाम को भी ढूंढेंगे, ये सरूफा को भी ढूंढेंगे, ये उमर खालिद को भी ढूंढेंगे। इनका अपना एजेंडा जो है, उस एजेंडे को बढ़ाने के लिए ये मुस्तकिल कुछ ना कुछ मुसलमानों के ताल्लुक से उलझड़ियां छोड़ते रहते हैं और छोड़ते रहेंगे। इसलिए सफुल इस्लाम के ऊपर जो मुकदमा दायर किया गया है वो गैर अखलाकी भी है, गैर आईनी भी है, गैर कानूनी भी है और इस्लामोफोबिया और मुस्लिम फोबिया का एक जिंदा सबूत है। और एक बात बड़ी अहम जो मैं आपके पल पल न्यूज के जरिए आपके क़ारीन तक पहुंचाना चाहता हूँ, ये है कि तमाम दुनिया के जेनोसाइड हिस्ट्री के पढ़ने वाले इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि किसी भी कौम का जेनोसाइड जो है वो जेनोसाइड एकदम नहीं होता है, उसके लिए माहौल बनाया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता माहौल बनाया जाता है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत का जो माहौल बन रहा है, ये जेनोसाइड की पहली कड़ी है, पहली सीढ़ी है। और अल्टीमेटली इस मुल्क में हर साल में जो भी हुकूमतें बनी हैं, उनसे एक बड़ी कोताही ये हुई है कि हालांकि भारत ने 50 अक़वाम मुत्तहिदा में, यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र में एक डिक्लेरेशन पे साइन किया है। वो डिक्लेरेशन का नाम क्या है? एंटी जेनोसाइड डिक्लेरेशन। एंटी जेनोसाइड डिक्लेरेशन का साइन करने के बावजूद, दस्तखत करने के बावजूद, अपने आप को कमिट करने के बावजूद, भारत में 70 साल में बनने वाली सरकारें मुल्क के अंदर जो पाबंद के चार्टर पर दस्तखत करने के बाद उन्होंने एंटी जेनोसाइड बनाया है। तो मेरा मानना है कि जेनोसाइड का जो पूरा सिलसिला शुरू हुआ है, ये सिलसिला उस वक्त नहीं होगा, इसको उस वक्त तक लगाम नहीं लगेगी या तो ये एंटी जेनोसाइड लॉ बनाए या एंटी हेट लॉ बनाए। और ये बेसिक बात, मैं इसको समझता हूँ जो कुछ भी कोविड के दरमियान मुसलमानों के खिलाफ ये जो कुछ भी हुआ है, तो ये एक तरह से स्टेट टेररिज्म का एक रूप है। It is state terrorism. Never has been done in last 45-50 days in this country. जिस तरीके से आप ये देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता हर वो 2 लॉ मेकर्स रूलिंग पार्टी पार्लियामेंट तेलंगाना का कैंपेन वहां का लेजिस्लेचर, वहां का एमएलए करता है। हालांकि पार्टी ने उसको नोटिस, बहुत जब हंगामा हुआ और वो बात अमेरिका और मिडिल ईस्ट तक पहुंची है, बाहर के दबाव में आके कस्टमरी तौर पे उसको नोटिस बाहर निकालने का नोटिस दिया गया है। लेकिन आपके जो 2 एमपी उनको क्या आपने क्या किया है? आपके मध्य प्रदेश के एमएलए क्या कर रहे हैं? आपके झारखंड के चीफ मिनिस्टर जो थे, जो पिछले साबिक अभी जो खत्म हुई, वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने क्या कहा है? तो ये सारा सिलसिला जो है, ये ज़फरुल इस्लाम उसमें एक कड़ी है। ज़फरुल इस्लाम के ताल्लुक से ये देखिए कि एक कोविड के इस क्राइसिस में जब ये बिल्कुल साफ तौर पे है कि 65 साल से ऊपर के किसी भी शख्स को आप थाने बुला के या उसके घर से बाहर बुला के अगर कोई जरूरत पड़े तो इंटरोगेशन नहीं करेंगे। आज से कुछ मिनट पहले एक ऐसे जिम्मेदार ओहदे पर जो दिल्ली रियासत का ओहदा है, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन, उस ओहदे के ऊपर फाइज रहने वाले शख्स के आप टेरराइज करने के लिए आप जो है एक लाओ लश्कर के साथ, एक पुलिस की बड़ी गारद के साथ आप पहुंचती। अरे भाई, आपको पहुंचना था, एक 2 पुलिस रैंक के ऑफिसर उनकी रैंक के हिसाब से एसपी जाता और फिर साथ एक आदमी को ले जाता, बात करता, खत्म हो गई थी।
आपको मुसलमान को बदनाम करना है, इज्जत करना है, जिसकी मैं समझता हूँ कि हर आइन में आस्था रखने वाले को हामिद साहब, मैं यहाँ ये जानना चाहूंगा, क्योंकि जितना बड़ा रोल हमारी सरकार का रहा है, उससे ज्यादा खेल जो खेला गया है मुसलमानों के खिलाफ मेन स्ट्रीम मीडिया ने खेला है। आप लोग कोई उन लोगों के खिलाफ कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाते जो लगातार नफरत फैला रहे हैं, जो लगातार टारगेट कर रहे हैं? देखिए, कितने ही मुल्क भर में सिविल राइट एक्टिविस्ट ने ऐसे राइट विंगर्स जो एंकर्स हैं, बेसिकली वो आरएसएस के ट्रेंड एंकर्स हैं, जो नेशनल मीडिया में इस वक्त बैठे हुए हैं। मीडिया कहाँ रहा है? आप मीडिया की इंडिपेंडेंट आप कहाँ समझते हैं? कोई आप समझते हैं कि कोई आजाद इस मुल्क के अंदर आजाद मीडिया है? बिल्कुल नहीं है। ये सारे के सारे ये जितने भी ये बड़े उद्योगपति घरानों के ये भोंपू हैं, और उद्योगपति घराने किसके लिए काम कर रहे हैं वो आप जानते हैं। तो अगर उद्योगपति घराने अडानी हैं, अंबानी हैं, ये जो वो नरेश हैं और ये चंद्रशेखर हैं, ये कौन लोग हैं? ये सब आरएसएस के सिंपैथाइजर्स हैं। ये सब आरएसएस के सिंपैथाइजर हैं। तो ये जो एंकर्स बैठे हुए हैं, ये जर्नलिस्ट नहीं है, ये आरएसएस के पिट्ठू हैं, ये हेट कैंपेन के पिट्ठू हैं। इनको जर्नलिस्ट कहना, इनको अगर हम सहाफी कहें, ये कहना, ये सहाफत के ऊपर समझ लीजिए आप ये कलंक लगाने के मुतरादिफ है। तो इनको आप सहाफी ना कहिए, ये आरएसएस के एजेंट हैं। आप बताइए अमीश देवगन कौन है? उनके मामा कौन है? बीजेपी के जिम्मेदार है, नहीं है अमीश देवगन? जी जी अन्ना जी जी जी। उनके 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 फादर कौन थे? आप सबकी हिस्ट्री उठा के देखिए। रजत शर्मा कौन है? उनका क्या ताल्लुक था आरएसएस से? तो ये सारे के सारे आरएसएस के पिट्ठू हैं। इनको जर्नलिस्ट कहना, जर्नलिज्म के ऊपर आप समझ लीजिए एक लांछन लगाना है। तो हमें ये समझ कितने आज हिंदुस्तान का एक बड़ा तबका नेशनल चैनल्स को नहीं देखता है। संघ परिवार के लोग और संघ परिवार के पिट्ठू और संघ परिवार का जो पूरा एक विशियस सर्कल है, वो ही इन नेशनल चैनल्स को देखता है, जो कि वो उनको सूट करता है, और वही सोशल मीडिया पे वो है। आप देखिए एक और बात देखिए कि सोशल मीडिया को भी इन्होंने अपने पंजे में कस लिया है। हजारों हजार ट्रोल्स, पेड ट्रोल्स संघ परिवार के लिए काम करते हैं। तो इसको कन्फ्रंट करने के लिए सियासी और समाजी जो तहरीकात हैं इस मुल्क की, जो आरएसएस की विशियस जो आइडियोलॉजी है उसको कन्फ्रंट करना चाहती हैं, उनको सोशल मीडिया से निकलकर गांव और बूथ लेवल पे जाके इस मुल्क को बचाने के लिए काम करना होगा। तभी ये सब मामलात जो हैं इस मुल्क के दुरुस्त हो सके। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि इस्लामोफोबिया इन इंडिया का जिक्र होता है, उसी के चलते जो है जफरुल इस्लाम को टारगेट किया गया, क्योंकि लगातार अरब देशों से न्यूयॉर्क टाइम्स में तमाम लोग लगातार ये बोलते हुए आ रहे हैं कि इस सरकार के राज में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, उन्हें जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं जो इस्लामोफोबिया इन इंडिया को लेकर के अरब कंट्री ने यहां तक कि आरएसएस को बैन करने की मांग कर दी है? देखिए, ये सिर्फ अरब कंट्री का मामला नहीं है। अरब में उठने वाली आवाजों से बहुत पहले यूरोप में और अमेरिका में आरएसएस को बैन करने का बाकायदा एक कैंपेन चल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स का जो यूएससीआईआर जो इदारा है, वो उसने क्या कहा है और दूसरे इदारे क्या कहते रहे हैं। तो अरब कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में तो ये बहुत बाद में रीसेंट फिनोमिना है, बहुत बाद में पहुंचा है। तो पूरी दुनिया समझ रही है। आज ऑस्ट्रेलिया से आवाज उठ रही है, आज न्यूजीलैंड से आवाज उठ रही है, आज फार ईस्ट से आवाज उठ रही है। इंडोनेशिया में आप देखिए क्या हुआ है।
इंडोनेशिया की पार्लियामेंट के अहम अरकान ने इस्लामोफोबिया, मुस्लिम फोबिया, हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के खिलाफ जो पूरा एक यहाँ पर ये जेनोसाइड का जो पहला जो एक चरण चल रहा है, उसके खिलाफ आप अपनी आवाज उठाई है। तो क्या यूरोपियन ममालिक जो है क्या इस्लामी ममालिक हैं क्या? अमेरिका क्या क्या इस्लामिक कंट्री है? यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट्स और एमनेस्टी इंटरनेशनल है, क्या वो इस्लामिक इदारे हैं क्या? तो इसको मिडिल ईस्ट को में तो बहुत बाद में पहुंचा है ये। तो इनका पूरा आरएसएस का अब ये पूरा प्लान है कि मिडिल ईस्ट के लोगों का नाम ले लेके एक हवा फिर खड़ा कर रहे हैं, वो फिर इस्लामोफोबिया की एक बॉगी क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ। तो ये एक इंटरनेशनली ये एक ट्रेंड चला है, एक ये इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हुआ है कि लोग समझ रहे हैं कि संघ परिवार के वो जो ऑर्गन्स हैं, वीएचपी है, बीजेपी है और आपका हिंदू वाहिनी है, सब जो भी थोड़े जो इनकी विंग्स हैं, ये सब एक ही परिवार के लोग हैं। और ये इन सब को अगर कहीं से प्रेरणा मिली है तो हिटलर से और नाजिज्म से और मसोलिनी से मिली है। तो इसको आज लोग समझ रहे हैं, और ये भी लोग समझ रहे हैं कि अगर भारत के अंदर टकराव होता है दरमियान, भारत का आंतरिक मामला नहीं होगा, उसके इंटरनेशनल नोटिफिकेशंस होंगे। ये सब कॉन्टिनेंट तक बात नहीं रुकेगी, ये पूरी एशिया को अपनी चपेट में लेगी और पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेगी। तो आज जो भी पीस और जो अमन की बात करना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान को एक खुशहाल, एक ताकतवर एशियाई ताकत के एशियाई चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर, भारत के अंदर जो ये विशियस कैंपेन इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ है, चल तो रहा है ये बहुत अरसे से, लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइज जो है पिछले 6-7 साल में हुआ है। तो ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द हेट, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द फोबिया जो है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द मुस्लिम फोबिया जो है, अगर ये नहीं रोका गया तो दुनिया के जो भी पॉलिटिकल रीडर्स हैं, पॉलिटिकल जो आप चीजों को समझने वाले लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर आरएसएस के ऊपर लगाम लगाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नावेद साहब हमसे जुड़ने के लिए, क्योंकि ऐसे मौजूद वक्त में बहुत जरूरी हो चुका है कि तमाम लोग आकर के इस मुद्दे पर बात करें।